Hello everyone. Now we will start with the second chapter of NCERT book Class 8 History, that is only about the British Empire in India. Establishment of British Empire, किस तरह से ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ और उसके उसके बैकग्राउंड फीचर्स क्या थे, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री ली, उसके बारे में ये चैप्टर है। इसको जानने के बाद ही आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इसको पढ़ के ही मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइट्स बता सकती हूँ। नाउ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, पहले तो इस चैप्टर का मतलब समझिए। ट्रेड, ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले आए थे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश की, यानी इंडिया को एक कॉलोनी बनाया, कॉलोनी फॉर ट्रेड। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना रूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम के तक रखा, फॉर मोर देन 100 लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में बताया गया है। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। आपको शायद ये पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है कि इंडिया में पावर एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़, वास्को डी गामा, हु इन्वेंटेड इंडिया इन 1498, जो कालीकट में आया था। ठीक है, तो उसके बाद पोर्चुगीज़ यहाँ पे ट्रेड के लिए आते हैं। फिर डच आते हैं, जो हॉलैंड के रहने वाले लोग होते हैं, वो भी ट्रेड करने ही आए थे। फिर ब्रिटिश आते हैं एंड देन फ्रेंच। ये जो फ्रेंच रूलर्स थे, इनकी कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिशर्स से हुई। पोर्चुगीज़ और डच तो बहुत समय तक इंडिया में नहीं रुके, क्योंकि इंडिया की रिच नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने की कैपेसिटी उनमें उतनी ज़्यादा नहीं थी। पर जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इंडिया वॉज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक स्पाइसेस, क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इंडिया में ब्रिटिश भी आते हैं और अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को देख के वो बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म में टेरिटरी के टूवर्ड्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। आपको पता होगा, मुगल एम्पायर के क्लोजिंग के साथ ही इंडिया में एस्टेब्लिश होता है ब्रिटिश administration. He establishes control over a very large part of the territory that is now known as India, जिसको हम कहते हैं भारत। भारत की एस्टेब्लिशमेंट के रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लास्ट मुगल एम्पर औरंगजेब को ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज ही एस्टेब्लिश्ड अ वेरी वास्ट एम्पायर इन इंडिया आफ्टर हिज डेथ इन 1707। many मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establish रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स आप जानते होंगे, छोटे छोटे किंगडम्स में औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत छोटे छोटे रूलर्स रूल करने लगे। तो इंडिया एक तरह से यूनाइट किंग के अंडर नहीं था। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. दिल्ली ना तो एक कैपिटल रही और ना ही एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव सेंटर की तरह से बनी रह पाई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power emerged on the political horizon, the British. ठीक है, ये बात आप कह सकते हो एक्चुअली सेकेंड हाफ ऑफ 18th century की थी। ठीक है, जबकि इंडिया में बहुत ही पावरफुल एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर reluctant to acquire territories? How then they did come to be masters of a vast empire? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, देखिए, बहादुर शाह जफर, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पर एंड हिज सन बिगेन एजर्टेड बाई कैप्टन हैडसन। ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, एज अरेस्टेड आफ्टर औरंगजेब। देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर्स बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिंबलाइज्ड इम्पॉर्टेंट। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his son was shot in cold blood. ये आपको बताया गया है कि औरंगजेब की डेथ के बाद एकदम से मुगल एम्पायर खत्म नहीं होता है। छोटे छोटे रूलर्स थे बट वो उतने पावरफुल नहीं रह गए थे। बट लास्ट नोन रूलर वॉज बहादुर शाह जफर एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, नेम द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पर।
तो आपको ये पता होना चाहिए दैट बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पर, जिसने कि बहुत थोड़े समय तक रूल किया और उसके बाद फिर उसको अरेस्ट करके 1857 के बाद उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पर ये चैप्टर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फास्ट, that was the exact time in 1600. The East India Company acquired the charter from the ruler of England. You know what is charter? चार्टर का मतलब होता है एक पेपर पे ये परमिशन मिलना कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ की क्वीन थी उस समय, क्वीन एलिजाबेथ, who gave the charter, granted it the sole right to trade with East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. East India Company एक इंग्लैंड के बहुत से ट्रेडिंग ग्रुप में से एक थी जिसने क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर यानी ये परमिशन ली कि वो ईस्ट में ट्रेड करेगी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher price. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो खरीद सके सस्ते गुड्स एंड उसको इंडियन मार्केट से परचेज कर सके और उन सस्ते गुड्स को वो यूरोप में ले जाके बेच सके हाई प्राइजेस पे। ठीक है, यही ट्रेडिंग का मेन टारगेट था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि चार्टर उसी को मिला था इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह का ट्रेड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन किया। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ रूट क्या था, ये ब्रिटिश इंग्लैंड है और यहाँ से यहाँ केप टाउन यानी कि केप ऑफ गुड होप, ठीक है, अफ्रीका के साउथ का रूट लेते हुए वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले कालीकट में पोर्चुगीज आए, फिर बॉम्बे में आते हैं, मेन सेंटर उन्होंने कैलकटा बनाया, बंगाल, ये आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में। ठीक है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज in those days made profit primarily by including competition so they could buy cheap and sell dear. समझे, सस्ता खरीद सके और महंगा बेच सके। इनको यहाँ पे कहा गया है they could buy cheap and sell dear, ठीक है, उसको वो महंगा बेच सके। Now the royal charter, ये चार्टर क्यों इम्पोर्टेंट था? However could not prevent other European powers from entering the eastern market. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने आए थे पोर्चुगीज, had already established their presence. पोर्चुगीज ने पहले ही अपनी यहाँ पे ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट सेटल कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो ऑलरेडी पोर्चुगीज यहाँ पे रूल कर रहे थे। इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, कहाँ पे? कालीकट में। हैड देयर बेस इन गोवा, पोर्चुगीज गोवा में ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, जो मैंने आपको बताया था। वास्को डी गामा वॉज द वन हु हैज इन्वेंटेड इंडिया इन 1498। ठीक है, बाय द अर्ली 17th century द डच, सेकेंड नाम मैंने लिया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, आपको याद होगा डच आए थे पोर्चुगीज के साथ, डच भी इंडिया में आए थे। ठीक है, और वो भी उनका भी यही टारगेट था कि वो इंडिया में ट्रेड करें। टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स, थर्ड नाम आपको मैंने लिया था, ब्रिटिश आए थे और उसके बाद आए थे फ्रेंच। ये तीनों जो थे इनका टारगेट था इंडिया एम्पायर में रूल एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इन सभी को हम अच्छे से सीरियल वाइज, ये दे कैन बी अ क्वेश्चन एनीवेयर। ये हायर क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया में ट्रेडिंग कंपनीज आई थी उसमें सबसे पहले कौन आया था। देन यू मस्ट रिमेंबर कि सबसे पहले आए थे हमारी कंट्री में पोर्चुगीज, देन आए थे ब्रिटिश, देन आए थे पोर्चुगीज, देन आए थे डच, डच के बाद आए थे ब्रिटिश एंड देन आए थे फ्रेंच। पोर्चुगीज, डच, British and French. Now the problem was that all the companies were interested in buying the same thing. Problem यही थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी, the fine quality of cotton, जो कि इंडिया was very rich in cotton and silk. आपको मैंने बताया था कि इंडिया was very rich in the cheap and fine quality of cotton and silk. तो जितनी भी ये ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको सिर्फ इंडिया से यही चीज़ें चाहिए थी।
इट हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। पेपर और भी चाहिए था, मैंने आपको बताया था स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डेमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। Competition amongst the European companies inevitably push up the prices, और इससे प्राइस बढ़ जाते हैं at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors। एक ही रास्ता था बाकी सबको रास्ते से हटाना, और इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल निकलते हैं ब्रिटिश। ठीक है, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and the 18th century they regularly sank each other's ships। ठीक है, blockaded routes and prevented rival ships from moving with the supplies of goods। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification। ठीक है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, एक दूसरे की शिप्स को गिरा देना और एक दूसरे से वॉर करना ही एक रास्ता था इन पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के सामने एस्टेब्लिश होने के लिए। और इन सभी में लास्ट में पावरफुल निकलते हैं ब्रिटिश एंड फ्रेंच, और इनमें भी लड़ाई होती है, और इनमें अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल निकलती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किया। नाउ दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट, फोर्टिफाई का मतलब जानते हो, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा एस्टेब्लिशमेंट करना जिसमें कि अपने बहुत से फोर्ट्स बनाना। उन्होंने अपने बहुत से फोर्ट्स यानी सेटर्स, किले बनाए इंडिया में प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने के लिए। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। ठीक है, डेफिनेटली इसमें तो लड़ाई होगी ही। यदि कोई आपके सपोज फॉर एग्जांपल कोई आपके एरिया में आए और अपना रहना चाहे रेजिडेंशियल, तो आप उसको जब तक परमिशन नहीं दोगे वो नहीं रह सकता। आप परमिशन दोगे तो भी वो आपको रेंट पे करके ही रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ट्रेड इन बंगाल। फिर तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन के बाद ट्रेड शुरू करती है। द फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। There can be a question here. When was the first factory of English factory established in India and where? ठीक है, ये क्वेश्चन एक important question है, so you must mark it. In 1651, there was the base from which the companies traded known at that time as factors operated the factory had a warehouse। warehouse आप जानते होंगे जहाँ पे कि इम्पोर्ट्स का या एक्सपोर्ट का सामान रखा जाता है। where goods and exports were stored, and it had offices where company officials sat। As trade expanded, the company persuaded merchants and trade to come and settle near the factory। ठीक है, इस फैक्ट्री के पास लोगों को सेटल करने के लिए बुलाया जाता है जो कि ट्रेड करना चाहते थे। By 1696 it began building a fort around the settlement। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari right over 3 villages। One of these was Kalikar, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। ठीक है, ये आपको एक जस्ट बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से सबसे पहले कालीकट यानी कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बैकग्राउंड बनाया। वहाँ पे पहले छोटी सी फैक्ट्री के वेयर हाउस में वो एक्सपोर्ट का सामान रखते थे, और जब उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगने लगी कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने पे फ़ायदा है, तो उन्होंने लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर औरंगजेब से परमिशन मांगी, और उसके बाद उन्होंने आसपास की जमींदारी का ग्रांट ले लिया। 3 गांव जमींदारी आप समझते होगे, ताकि वहाँ पे अपने फैक्ट्री सेटलमेंट कर सकें और वहाँ पे वो सामान रख सकें जिनको ये इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब्स फरमान, जिसे औरंगजेब का फरमान कहा जाता है, फॉर इंस्टेंसेस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने क्या इतनी चीज़ें उन्होंने मांगी थी, लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन ग्रांट की। ड्यूटी फ्री समझ रहे हो,
जैसे कोई चीज़ आपको पता होगा, यदि इंपोर्ट होकर हमारी कंट्री में आती है तो उस पर ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी लगाती है क्योंकि वो हमारी कंट्री इंडिया में सेल होनी है और उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारी कंट्री से जो चीज़ बाहर जानी थी उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया ताकि कम से कम चीप रेट में, फॉर एग्जांपल यदि कोई कॉटन फैब्रिक जाना है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है और यदि गवर्नमेंट उस पर 15 रुपीज़ ड्यूटी लगाती है तो उनको, इंडियन गवर्नमेंट को 15 रुपीज़ देना पड़ेगा और तब वो चीज़ बाहर इंग्लैंड जाके बिकेगी, वो कपड़ा। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया। 100 रुपीज़ इंडिया का सामान ब्रिटेन में जाके 100 रुपीज़ में बिकेगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कितनी कम होगी आप सोचिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट में 85 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट है आज की डेट में डॉलर की। तो वो मतलब उनको एक तरह से $1 का भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से, बट ऑफिशियल्स फॉर द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्रिविलेज ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, ठीक है। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन enormous loss of revenue from Bengal. How could the Nawabs of Bengal, मुर्शीद कुली खान, not protest? इन्होंने ये ड्यूटी देने से मना किया। जब इस ड्यूटी से वो फ्री हुए तो बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान को रेवेन्यू में बहुत नुकसान हुआ और डेफिनेटली उनका प्रोटेस्ट करना ऑब्वियस था। अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, लोकल पोर्ट ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मैड्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पटन। ये गुड्स लेके आते हैं, कौन से गुड्स, साउथ के स्पाइसेस, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये ट्रेड बैटल्स की तरफ कैसे कन्वर्ट होते हैं, देखिए। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। आपको पता चल गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब्स में झगड़ा क्यों होना था। डेफिनेटली वो ड्यूटी नहीं, फ्री ट्रेड कर रहे थे और ड्यूटी फ्री, क्योंकि उनको औरंगजेब ने फरमान दिया था और इससे गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी नहीं मिल रही थी। ड्यूटी यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो कोई भी रूलर, कोई भी राजा कैसे रूल करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका वॉर शुरू हो जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब एजर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी as other regional powers were doing at that time. मुर्शीद कुली खां was followed by अली वर्दी खां, ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद आते हैं अली वर्दी खां और अली वर्दी खां एंड देन आते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। इन सब की सेम प्रॉब्लम थी। एज द नवाब्स ऑफ बंगाल ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, demanded large tribute for the company's right to trade, denied it at any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. Definitely accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and the undermining the authority of Nawabs. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and typing to humiliate the Nawabs and its officials, ठीक है। ये मेन रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि दे वर नॉट रेडी टू पे टैक्सेस और बंगाल के नवाब चाहते थे उनको टैक्स मिले ताकि उनको सिर्फ ट्रेड की परमिशन दें ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड करना चाहती थी इंडिया से। फिर क्या होता है, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर running the trade or ruining the trade of company, and trade could flourish only if the duties were removed, ठीक है। वो इंडिया से ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठाना चाहते थे। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स बाय up villages and rebuild its fort. The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of प्लासी। और इसका रिजल्ट क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल 1757 में होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स के बीच में। इस बैटल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पपेट, पपेट रूलर्स, ये वर्ड आप सुनेंगे इस बुक में, सुनिए। लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स, जिसे कहते हैं कठपुतली। द टर्म इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली to refer to a person who is controlled by someone else, ठीक है। तो
When अलीवर्दी खान died, अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती, सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried through without success to help one of Sirajuddola's rival became the Nawab. As infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification, and pay the revenue. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company's officials, locked the warehouses, disarmed all the Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. ठीक है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है कासिम बाजार में, ताकि कोई भी इंग्लिश सेटलमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश ना हो पाए। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे नवाब से रूल कर रहे थे और उनको सिर्फ ट्रेड की परमिशन दी थी। ठीक है, क्योंकि जब उनसे ड्यूटी की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने ये सब इश्यूज शुरू कर दिए इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करके, ताकि यहाँ के रूलर्स को वापस में लड़ा सकें और यहाँ पे ज़्यादा समय तक टिक सकें। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा, कंपनीज ऑफिशियल्स इन मैड्रास, जब कैलकटा का फॉल हो जाता है यानी कैलकटा का फोर्ट छीन लिया जाता है, द कंपनी ऑफिसर ने क्या किया, मैड्रास में सेंड देयर फोर्सेज अंडर कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कमांडर के अंडर एक फोर्स भेजी, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फीट्स। Prolonged negotiations with the Nawabs followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. इसका रिजल्ट क्या होता है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई के लिए फील्ड में आ जाता है। वन ऑफ द मेन रीजन क्या था इसका for the defeat of Nawab was that the forces led by the Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab. ठीक है, इसमें देखिए मीर जाफर ने बिट्रे किया। मीर जाफर ने क्या किया, ही वॉज द मैन ऑफ सिराजुद्दौला, पर उसने सिराजुद्दौला के एंटी ब्रिटिश रूलर्स की हेल्प की और उसने इस लालच में हेल्प की कि सिराजुद्दौला के मर जाने के बाद उसको नवाब बना दिया जाएगा। पर इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड डीड, क्योंकि उसकी वजह से ही पूरी की पूरी कंट्री हमारी एक तरह से बहुत सालों तक गुलाम रही। एक छोटे से लालच की वजह से देखिए कितना नुकसान हुआ देश का। ठीक है, द प्रोमिस ऑफ रिचेस, देखिए द टेरिटोरियल एम्बिशन ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretary of the state, to the English monarchs on 7 January 1759 from Calcutta. क्या लिखता है, but so large sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possessions of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possessions of 3 provinces be an object deserving the public attention. ठीक है, the नवाब कंप्लेंट्स, नवाब की क्या कंप्लेंट्स होती हैं, नवाब तो बना दिया जाता है पर एक्चुअली वो पपेट रूलर ही रहते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाता है और उसके बाद सिराजुद्दौला वॉज एसेसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्ट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. वो रूल नहीं करना चाहते थे, उन्हें ट्रेड बेनिफिट्स चाहिए थे। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. क्योंकि उनकी हेल्प वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, तो लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन थी। दूसरी बात ये थी कि उनको जिस तरह का रूलर चाहिए था उस तरह का मीर जाफर था नहीं। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट।
What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deported him. जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी हटा देती है सीट से एंड इंस्टॉल मीर कासिम. ठीक है, अब कौन आता है रूल करने मीर जाफर के बाद? मीर कासिम. मीर कासिम इन हिज प्लेस, मीर जाफर की जगह रूल करता है. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar. ठीक है, प्लासी के बाद एक और बैटल होता है जिसे हिस्ट्री में कहा गया है बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1757 में प्लासी होता है और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, ये होता है 1764. यू कैन मार्क इट हियर, हाईलाइट कर दे रही हूँ. ड्राइवन आउट बंगाल एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड. ठीक है, अब आपको याद रखना चाहिए मीर जाफर था बैटल ऑफ प्लासी, मीर कासिम था बैटल ऑफ बक्सर में. ठीक है, द नवाब हैड टू पे ₹5 lakhs एवरी मंथ. ये क्या था, मीर कासिम को एक तरह से ये रूल इम्पोज किया गया कि यदि वो एज ए नवाब रूल करना चाहता है देन ही हैव टू पे 5 लाख रुपीज एवरी मंथ. बाय द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस दिस वॉर एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट अनदर एक्सपेंसिव. अब देखिए ये वही बात आपको समझ जानी चाहिए यहाँ पे कि पहले तो उन्होंने अपने ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए रूलर्स सेटल किए और जब ये रूलर्स आपस में लड़ने लग गए लाइक सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, तो उन्होंने इनसे 5 लाख रुपीज एज अ ट्रिब्यूट, मतलब यदि आप रूल करना चाहते हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा, लेना शुरू कर दिया. और इस तरह से इसीलिए कहा गया है कि बंगाल के नवाब बहुत समय तक पपेट रूलर्स बने रहे. ठीक है, नाउ by the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We may indeed become Nawab ourselves." ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थक जाता है और क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो हम खुद ही नवाब बन जाए, हम इंडिया को ज़्यादा अच्छे से रूल कर सकते हैं. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded. देखिए आप मैटर समझिए कि क्या होता है. सबसे पहले प्लासी की लड़ाई होती है, मीर जाफर, देन बक्सर की लड़ाई होती है, मीर कासिम. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आप ये समझ जाती है कि इंडियंस को रूल करना नहीं आता है और हमें ही रूल करना पड़ेगा. और रॉबर्ट क्लाइव ये डिसाइड करता है कि क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाएं और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि हम यहाँ पे खुद नवाब बनेंगे. नवाब यानी कि एक तरह से वो कहना चाहता है कि हम यहाँ पे रूलर्स बनेंगे. यदि हम यहाँ पे रूलर्स बनेंगे तो हमें किसी को टैक्स नहीं देना होगा और यहाँ पे फाइनली इंडिया में, इंडियन रीजन में फाइनली कैसे रूल करना है ये हम अच्छे से देख सकते हैं. तो फिर वो ये डिसाइड करता है और इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव रूल करने लगता है. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द ब्रिटिश स्लोअर after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenue from India could finance companies' expansion. Their revenues could be used to purchase cotton and silk trades in India, maintain companies' troops and meet the cost of building and companies' fort and offices at Calcutta. Company officials become nabobs. नवाब को nabobs कहा गया है. एक इंग्लिश टर्म की तरह नवाब वर्ड यूज किया गया है. What did it mean to be Nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like Nawab. ठीक है, हर कोई, हर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलर नवाब की तरह रूल करना चाहता था. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू द कंपनी ऑफिशियल्स. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया आके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर्स को कितना अच्छा फील होने लगा कि वो यहाँ नवाब की तरह रहने लगे. बट इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया. हिज इंडियन फॉर्च्यून was worth
$0.0102. सोच सकते हैं आप. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company's administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से कितने ज़्यादा पैसे कमाए. ठीक है. However, not all company officials succeeded in making money. Like Clive, सबको ये मौका नहीं मिला क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव was the first ruler, गवर्नर जनरल. Many died an early death in India due to diseases and war, and it was not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble background, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs. An anglicized version of the India was Nawabs. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoons. Company rule expand. कंपनी का रूल एक्सपेंड करता है. कैसे? देखिए, if we analyze the protest of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing on Indian kingdom. After the Battle of Buxar, the company appointed residents in India states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company officials began interfering in internal affairs in Indian states. ये आपको बताया गया है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, लेकिन सिराजुद्दौला और मीर जाफर को लड़वाने के बाद उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर में खुद ही नवाब से लड़ाई की, मीर जाफर से, मीर कासिम से, और उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है. उन्हें लगता है कि इंडिया को चलाने के लिए उसको रूल करके ही अच्छे से चलाया जा सकता है. इस तरह से इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे वो अपने सेटलमेंट्स करने लगते हैं. दे हैव टू पे फॉर द सब्सिडी फोर्सेस. ठीक है. वो क्या करने लगते हैं फिर? बाकी नवाब को कहते हैं इंडियन रूलर्स को कि आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है. इफ़ यू वांट अ स्ट्रांग आर्मी वी विल प्रोवाइड यू विद द आर्म्स, गन, पाउडर्स, जो कि पहली बार इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी में यूज़ हुआ था, जिसे कहते हैं तोप. ठीक है. इन सब की नॉलेज इंडियन रूलर्स को नहीं थी. वो लाई जाती हैं और उसके बाद फिर इंडिया में एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटलमेंट शुरू होता है. इसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है रूलर्स को. वो से दैट द कंपनी वो सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोटेक्शन. ये आपको बताया गया है दैट द कंपनी हैड टू पे. उनको पेमेंट करना पड़ा. इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, देयर पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पर पेनल्टी. यदि वो नहीं पे कर पाते थे और इंडियन रूलर्स ब्रिटिश आर्मी यूज़ करते थे तो उनका किंगडम एनेक्स कर लिया जाता था, यानी ब्रिटिश रूलर्स उनका एम्पायर ले लेते थे. फॉर एग्जाम्पल, when Richard Wellesley was governor general, the Nawab of Awal was forced to give one half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidy forces. Hyderabad was also forced to cede a territory on the similar ground. ठीक है. What power did the resident? ये रेजिडेंट कौन होते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट हर जगह तो रूल कर नहीं सकती थी, तो वो अपने रेजिडेंट्स अपॉइंट करती थी ताकि इंडियन रूलर्स पे नज़र रखी जा सके. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. This was what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. We place a resident
really is the king of the country, where whatever injunctions of non-interference he may act under, as long as the prince act in perfect subservience and does what he agreeable to the resident, that is to the British government. Things go on quietly. They are managed without the resident appearing much in the administration of the affair. But when anything of the different nature happens, the moment the prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. ठीक है? Sultan Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Who is the tiger of Mysore? You must remember the Tipu Sultan. He was a great Indian ruler. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like हैदर अली. मैसूर का सबसे पावरफुल रूलर था हैदर अली in 1761 to 1782 and his famous son टीपू सुल्तान और उसका बेटा टीपू सुल्तान. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी पेपर और कार्डेमम जैसे स्पाइसेस खरीदती थी. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर. टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड चंदन का, पेपर एंड कार्डेमम का ट्रेड स्टॉप कर दिया थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और लोकल मर्चेंट को कहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड ना करें. ही ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. उसने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया था, लास्ट में इंडिया में आने वाले जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में आमने सामने होते हैं. टीपू सुल्तान को ज़्यादा फायदेमंद लगा फ्रेंच कंपनीज के साथ ट्रेड करना. ठीक है. विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प. उसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर लिया फ्रेंच रूलर्स की हेल्प से. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. वो परेशान हो जाते हैं. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड. उन्हें लगा इन दोनों को मारना या ख़त्म करना ज़रूरी है. 4 wars were fought with Mysore. Only in the last, the Battle of Srirangapatnam, did the company ultimately win a victory. और लास्ट में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री हासिल होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को यानी मैसूर किंगडम को वो ख़त्म कर देते हैं. ठीक है. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड. जो मैंने आपको बताया टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद his capital Srirangapatnam, Mysore, placed under the former ruling dynasty of the Vedayars and the subsidiary alliance was imposed on the state. और उसके स्टेट में subsidiary alliance लगा दी जाती है. ठीक है. टीपू को legendary ruler कहा जाता है. Kings are often surrounded by legends and their powers glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. ठीक है. He had the image of tiger on his flag. ठीक है. वो इतना फेमस रूलर टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता था, यहाँ पे आपको ये बताया गया है. ठीक है. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे वॉर विथ मराठा. ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठा से भी वॉर हुई. पहले साउथ इंडियन रूलर्स थे, तब मराठा से. फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो sought to curb and eventually destroy Marathas' power with their defeat in the third battle of पानीपत. फर्स्ट और सेकेंड में नहीं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो मराठास को हरा पाते हैं. द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड. दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स.
Sardars belonging to dynasties such as Sindhyas, Holkars, Gaikwads and Bhosle. ये मराठा सरदार हुआ करते थे. These chiefs were held together in a confederacy under the Peshwas, Prince Prime Minister, who became the effective military and administrative head based in Pune. Mahaji Sindhya and Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना चाहिए. The Marathas were subdued in the series of war. The first war that ended in 1782 with the Treaty of Salabai, they were no clear victor. The second Anglo-Maratha war was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territory north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the third Anglo-Maratha war of 1817 and 19 crushed Maratha power. ठीक है, मराठा पावर इंडिया में कैसे क्रश हो जाती है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इंडिया में मराठा रूल पूरी तरह से आप कह सकते हो खत्म हो जाता है. एंड द पेशवाज वर रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू द ब्रिटिश नियर Bithur near Kanpur with a pension, and the company now had complete control over the territory south of India. इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है. द क्लेम टू paramount sea, they were claiming for their paramount power. It is clear from the above that from the early, आपने देखा होगा इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करने आई थी. उसके बाद उनकी लड़ाई मैसूर साउथ इंडियन रूलर्स से होती है, श्रीरंगपट्टनम में होती है, टीपू सुल्तान से होती है, महाराष्ट्र में होती है. अब वो धीरे धीरे बंगाल से शुरुआत की थी उन्होंने. बंगाल, टीपू सुल्तान, मैसूर एंड देन महाराष्ट्र. ठीक है, उसके बाद अब वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आते हैं. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी persuaded an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 23, a new policy of paramount sea. ठीक है, ये पॉलिसी कौन लेके आया था? लॉर्ड हेस्टिंग वॉज इनिशिएटेड. नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज पैरामाउंट. का मतलब होता है सुप्रीम पावर. ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है इस रीजन में, इस रीजन के रियल रूलर्स हम हैं. देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स. In order to protect its interest, it was justified in the annexing to threatening to the annex any Indian kingdom. The view continued to guide later British policy as well. ठीक है, this process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took its arm and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But the Rayana, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance with the popular support. He destroyed many British camps and record. He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases in resistance later in the book. ठीक है, in the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. East India Company को रशिया से डर पैदा हो जाता है. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule. Their Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdoms. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में. व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इसको समझते हैं, किसने दिया था? द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे गवर्नर जनरल था. हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 56. ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ
lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company's territory. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आने के बाद वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. जिस भी राजा की कोई बेटा नहीं होगा उसका किंगडम ब्रिटिश रूलर अपने एम्पायर में मिला लेंगे. इस तरह से उन्होंने इंडिया में सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने एम्पायर में मिला लिया. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध. अवध को भी मिला लिया. Or at this time British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawabs. क्योंकि अवध के नवाब अच्छा रूल नहीं कर रहे थे तो इस उनके मिस गवर्नमेंट रूल से लोगों को फ्री करने के लिए अवध को मिलाया है. Enraged by the humiliating way in which the Nawabs was disputed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और यही रीज़न था कि 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट में अवध के रूलर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं होके उनके एंटी खड़े हो जाते हैं. ठीक है, देखिए ये आपको टोटल दिखाया गया है एरियाज अंडर द ब्रिटिश रूल. ये देखिए इस समय कितने लिटिल एरिया है ब्रिटिश रूल में. मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ से आए थे पोर्चुगीज़, फिर धीरे धीरे वो कैलकाटा आते हैं, हैदराबाद, मैसूर, टीपू सुल्तान के एम्पायर में एस्टेब्लिश होते हैं. और ये देखिए अब उनका एरिया कितने जल्दी जल्दी एक्सपेंड करता है. और ये देखिए इस मैप में एरियाज अंडर द ब्रिटिश रूल कितने ज़्यादा एरिया ब्रिटिश पूरा का पूरा एक तरह से इंडिया को उन्होंने एक्सपेंड कर लिया. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी पावर इन इंडिया. लुक एट दीज मैप्स अलॉन्ग विद द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. आप कितना ज़्यादा डिफरेंस फाइंड करेंगे. नाउ सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अब इंडिया में उनकी पावर एस्टेब्लिश हो चुकी थी पर उनको एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लाना था. कैसे लाएंगे देखिए. वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल इन 1773 to 85 was one of the many important figures who played a significant role in expansion of the company's power. By his time, company had acquired power not only in Bengal but in Bombay and Madras. ये वॉरेन हेस्टिंग का टाइम था जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर बंगाल, बॉम्बे एंड मैड्रास ये तीनों आपको याद रहना चाहिए. ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administration units called presidencies. जो टर्म मैंने अभी यूज़ किया वही है ये तीनों प्रेसिडेंसी हैं. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मैड्रास एंड बॉम्बे. ठीक है. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. In 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts. ठीक है, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है जिसमें एक क्रिमिनल कोड रहती है और एक सिविल कोड रहती है. क्रिमिनल कोड को कहते हैं फौजदारी एंड सिविल कोड को दीवानी अदालत. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors, who was president over the civil courts. The criminal courts were still under a Qazi and Mufti, but under the supervision of the collectors. ये collectors British रहते हैं. A major problem was that the Brahmana Pandits gave different interpretations of the local laws based on the different school of Dharma Shastra. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Halhed translated his digest into the English. By 1775, a code of Muslim law was also compiled. आपको बताया गया है कि किस तरह से इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लॉ, इंडियन लॉ को कंपाइल किया, उसको रीड किया और उसके बाद फिर एक नया सुप्रीम कोड बनाया. देखिए रेगुलेशन एक्ट 1773 सुप्रीम कोड. ये क्वेश्चन आज भी आपको पूछा जाए कि यदि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुई तो आपको यही कहना चाहिए कि 1773 में ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश की थी, जिसमें कि मुस्लिम और इंडियन सभी तरह के लॉज इम्प्लीमेंट थे. द प्रिंसिपल फिगर ऑफ इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. ठीक है, आज भी कलेक्टर जो टैक्स कलेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे किसी भी ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है. एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर
इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद हेल्प, जिसे हम डीएम कहते हैं, है ना, आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो उसका ये सारा काम है। With the help of judges, police officials, and darogas, his office, the collectorate, became the new center of the power and patronage that steadily replaced previous holders of the authority. ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम सेटल की थी वही आज तक भी चल रही है। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इसी सिस्टम से एडमिनिस्टर होती है। नाउ कंपनीज आर्मी, the colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but it was power tested on the military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry. मुगल आर्मी के पास तो सिर्फ कैवलरी होती थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ घुड़सवार होते थे, वो घोड़े होते थे, सवार ट्रेन सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक इन इंफॉर्मेटिव दैट इन पैदल, या तो वो पैदल इन्फेंट्री होती थी, एक आर्मी होती थी जिसे कि इन्फेंट्री कहा गया है। ठीक है, इन्फेंट्री, कैवलरी and artillery. The cavalry dominated the army. The Mughal state did not feel the need to have a large professional trained infantry. The rulers' areas had large number of armed peasantry and local zamindars often supplied Mughals with pedal soldiers. A change occurred in the 18th century where the Mughal successor started, Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and trained them as professional soldiers. The East India Company adopted the same methods when it began recruitment of its own army, which came to be known as the Sepoy Army from the Indian word Sipahi meaning soldiers. As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry recruitment of the company's army declined. It is because the British Empire was fighting in the Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with the muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirement, and it in fact regiments and now became more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were in increasingly subjected to European स्टाइल ट्रेनिंग। ठीक है, ड्रिल एंड द डिसिप्लिन, ये आपको बताया गया है कि किस तरह से इंडियन आर्मी को अब पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। ठीक है, and regulated their life for more than before. Often this created problems since the community feeling were ignored. In building a force of the professional soldiers could individuals so easily give up their caste or religion feelings, could see them only as soldiers and not as members of the communities. ठीक है, what did the sepoy feel? ठीक है, ये सिपाही के बारे में कहा गया, अब उनको कैसा फील होने लगा। चलिए, हमने आर्मी का सेटलमेंट भी देख लिया। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी बल्कि एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर थी। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड इन द प्रोग्रेस, और इस तरह से इंडिया एक प्रोग्रेस एम्पायर के रूप में एस्टेब्लिश होता है। Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by a sea. Steamship reduced the journey time to 3 weeks and enabling more Britishers and their families to come in far off country like India. By 1857, company came to exercise direct rule over about 63% of the territory. ये आपको बताया गया है कि 1850 तक इंडिया के 63% टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, combined with this indirect influence on the remaining territory and on population of the country, the East India Company has virtually the whole of India under its control. ठीक है, अब देखिए दूसरी जगह पे क्या होता है, elsewhere slave trade in South Africa। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना ट्रेड एस्टेब्लिश कर रही थी तो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, स्लेव ट्रेड। ये क्या है देखते हैं। द डच ट्रेडिंग शिप रीच साउथ अफ्रीका इन द 17th century. Soon slave trade began. People were captured, chained and sold in slave markets. लोगों को कैप्चर किया जा रहा था, गिरफ्तार करके स्लेव्स बना के मार्केट में बेचा जा रहा था। When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located in the southernmost tip of Africa. मतलब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था। चलिए, लेट्स रिकॉल, द चैप्टर इज ओवर एंड होप इट इज फाउंड इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा।
यदि नहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट्स फॉर एनी क्वेरीज। ठीक है, हम इसका बैक एक्सरसाइज करते हैं। दीवानी, मैंने आपको बताया 2 टाइप की अदालत थी, एक दीवानी एक फौजदारी। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर डेफिनेटली वॉज टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत क्या थी? क्रिमिनल कोर्ट्स, जहाँ इंडिया उन अदालत की बात की गई है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया में मुस्लिम रूल था, तो उस समय एक दीवानी कोर्ट होती थी और एक फौजदारी। नाउ रानी चन्नम्मा, उन्होंने क्या किया था? आई हैव हाईलाइटेड दिस इन योर बुक, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट एट कित्तूर। जब ब्रिटिशर्स ने कित्तूर पिक को कैप्चर करने की कोशिश की तो उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया। एंड सिपाही का मतलब डेफिनेटली सिपॉय। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश प्लासी, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुआ था। ठीक है, मीर जाफर के टाइम पे। नाउ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर रूलर्स ऑफ मैसूर। नाउ सी डलहौजी implemented the doctrine of lapse and Maratha kingdoms were located mainly in the western part of India. मराठा तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में ही थे। Now state whether true or false. The Mughal Empire became stronger in the 18th century. It is fall. वो तो डाउनफॉल शुरू हो गया था। The East India Company was the only European company that traded with India. False. मैंने आपको चैप्टर की ओपनिंग में ही बताया है। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, देन डच, देन ब्रिटिश एंड देन फ्रेंच रूलर्स। नाउ महाराजा रंजीत सिंह was the ruler of Punjab. True. British did not introduce administrative changes in the territory they conquered. False. वो पहले ट्रेड करने ही आए थे लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश कर ली। नाउ हु अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, जो मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया है। दे वर अट्रैक्टेड मेनली बाय 2 थिंग्स, fabric like cotton and silk and spices like clove, pepper, cardamom and cinnamon attracted East India Company. Now what were the areas of conflict between the Bengal Nawab and the East India Company? There were many areas of conflict between the Bengal Nawab and East India Company. Bengal was the first region in India where the British started to establish their dominion, but their Nawabs confronted them with various oppositions. ठीक है, this was the main रीजन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड परमिशन देना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल भी करने लगे। मेजर रीजन देखिए, टॉपिक्स ये थे उनके कॉन्फ्लिक्ट के। द नवाब ऑफ बंगाल चेक द ब्रिटिश फ्रॉम देयर फोर्टिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, वो उनको अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं करने देना चाहते थे। नवाब्स ऑल्सो डिनाइड द कंपनी ऑफ एनी राइट ऑफ मिंटिंग कॉइन्स, कॉइन्स भी नहीं बनने देना चाहते थे नवाब्स। हाई ट्रिब्यूट्स वर डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश इन लिeu ऑफ द राइट टू ट्रेड इन इंडिया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑल्सो डिनाइड फॉर अदर पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑन इंडियन टेरिटरी, जो उनको चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आते ही सबसे पहले दीवानी का राइट मांगा। दीवानी का राइट का मतलब हुआ कि उनको टैक्स रेवेन्यू सबमिशन में रिबेट मिल सके और इंडिया से जो भी सामान वो ब्रिटिश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो ड्यूटी फ्री कर सके यहाँ पे बिना रेवेन्यू जमा कराए। ठीक है, the assumption of Diwani in Bengal benefited the East India Company in various aspects. First, right of Diwani to the East India Company granted the right to exploit the high revenue of Bengal. Second, this revenue was used by them in construction of companies, fort and building in Calcutta. And third, the revenue was also used by them in their establishment in India. Now, their major problem was solved that British asserted assets in India was not required now for their Indian settlement. ये उनका सबसे मेजर पॉइंट था। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके चैप्टर में हाईलाइटेड भी है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सब्सिडी अलायंस सिस्टम दिया। उसका सब्सिडी अलायंस वाज अ सिस्टम इन विच इंडियन टेरिटरीज वर Lord Dalhousie doctrine of lapse दिया। लॉर्ड वेलेस्ली हैज एस्टैब्लिश सब्सिडी अलायंस सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब ये था कि जो भी इंडियन रूलर्स अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिटिश आर्मी हायर करता है, उसके बदले में उसे अच्छा खासा पेमेंट रेवेन्यू ब्रिटिश रूलर्स को देना होगा। ठीक है,
Subsidiary alliance was a system in which the Indian territories were bound for various conditions in lieu of British protections from any external threat on their empire. The Indian territories had to accept British East India Company as their guardian. A British resident was kept in Indian territory by the British to check the activities of the king, and the British army was also maintained by the British in the territory of India to protect them from external and internal threats. Now, fourth, the Indian rulers had to pay for these services. If they failed to do so, their territory was annexed by the East India कंपनी. यही था सबसिडियरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था. यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा. लॉर्ड वेलेस्ली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड द सबसिडियरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? कैसे अलग था? देखिए, the administration of the company was quite different from that of Indian rulers in following ways. First, the Indian empire districts were the major unit of administration prior to the British rule. British divided their empire into three main presidencies. ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया किसी प्रेसिडेंसी में डिवाइड नहीं था, पर उनके आते ही इंडिया को उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया. इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय कलेक्टर्स, जबकि प्रेसिडेंसीज को उन्होंने गवर्नर जनरल्स के अंदर रखा. इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स वर हायर्ड हेडेड बाय किंग्स, जबकि ब्रिटिश रूलर्स ने अपने एम्पायर को देखने के लिए गवर्नर जनरल्स की अपॉइंटमेंट की. The collectors were the only collected the revenue and submitted to the king, whereas the governor general introduced administrative reform. ये आपको मेजर डिफरेंस बताया गया है ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडियन एम्पायर में और उनके जाने के बाद इंडियन एम्पायर में. Now describe the changes that occurred in the composition of the company's army. कंपनी की आर्मी के कॉम्पोजिशन में क्या आपको चेंजेस देखने को मिले ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद? देखिए, द मेजर चेंजेस दैट ऑकर्ड वर एज फॉलोज. ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन इट्स ओन मेथड ऑफ आर्मी मेंटेनेंस. उन्होंने सिपाही सिस्टम शुरू किया. दे हैव एम्फसाइज्ड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. ये नहीं कि अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो होंगे. इन्फेंट्री, कैवलरी एंड इन्फेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी एंड आर्टिलरी भी थी. ठीक है. All soldiers were given European style of training and discipline, and the warfare technology emphasized on the maintaining infantry. Later, after 1820s, cavalry was also established in the army. This is the chapter and all the explanation of question and answer is given. And now again, you all are welcome in your comment box if you want more explanation of any of the topic and any of the answers of the question. Thanks everyone.